प्यारे बच्चों, आज हम 11th फिजिक्स में जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर वो है फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करवाएगा, जो बताएगा कि आप 11th और 12th में फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, ये डेफिनेशन हमने खूब पढ़ी है। साइंस जो है अंग्रेजी रूपांतरण है विज्ञान का, और ग्रीक वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो, जानना। ठीक है, तो अपने आप में विज्ञान क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटाइज नॉलेज है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं, तर्कों के आधार पर उसकी सत्यता साबित कर सकते हैं। वो सब विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान अपने आप में बहुत व्यापक है और अध्ययन की दृष्टि से इसको, सुविधा की दृष्टि से इसको कई सब ब्रांचेस में बांटा गया है। तो उसी में एक ब्रांच है फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ग्रीक वर्ड थियोसिस से लिया गया है। फिजिक्स जो है ये ओरिजिनली ग्रीक वर्ड थियोसिस से लिया गया है। ठीक है, थियोसिस का मीनिंग होता है नेचर। इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति। तो फिजिक्स क्या हो गई? साइंस की वो ब्रांच हो गई जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना जो हैं उनका अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी नेचर और नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना प्रकृति में जो होने वाली परिघटनाएं हैं उनको हम नेचुरल फिनोमेना कहते हैं। जैसे सूर्य उगता है, बारिश हो रही है, इंद्रधनुष बन रहा है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब प्रकृति में होने वाली घटनाएं, बहुत सारी और भी। तो उन सब का अध्ययन करवाता है फिजिक्स। ठीक है, तो प्रकृति का है तो प्रकृति में मैटर है, द्रव्य है, एनर्जी है। मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन जिस साइंस की ब्रांच में होता है का स्टडी जहाँ हम करते हैं वो क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स को भी के भी कई सारे स्कोप्स हैं। फिजिक्स को भी सुविधा की दृष्टि से दो मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हो गया आपके पास फिजिक्स जो है ये दो भागों में बांटा गया है, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा जो इसका स्कोप हो गया वो हो गया माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक को हम कहते हैं स्थूल, और माइक्रोस्कोपिक को कहते हैं हम सूक्ष्म। ठीक है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिस उन घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है जिनका एक्सप्लेनेशन हम क्लासिक फिजिक्स के द्वारा दे सकते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या ये ब्रांच वो ब्रांच है जिसमें हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हम क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर दे सकते हैं। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सब। अब मैक्रो नाम से लग रहा है, मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच का हम स्टडी करते हैं। तो ठीक है, पहले इस मैक्रोस्कोपिक को चेक कर लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक में हमारे पास जो पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इसमें हम पढ़ते हैं, इसको हम यांत्रिकी भी कहते हैं, जिसमें हम गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम, यांत्रिक भौतिकी। ठीक है, यांत्रिक भौतिकी या यांत्रिकी भी कहते हैं। इसमें हम गति के नियम, बल, ऊर्जा, मैटर, उन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। ठीक है, दूसरा आपके पास हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या वैद्युत गतिकी। ठीक है, इसमें हम इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज, गॉसेस लॉ, करंट, कूलम्स लॉ, बहुत सारे लॉज जो आवेशों पर आधारित हैं,
वो हम इस पर पढ़ेंगे। आवेश और आवेशों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तीसरा आपके पास फिजिक्स की जो तीसरी ब्रांच हो गई वो हो गई ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी, यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश की परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, उनका अध्ययन, या आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उन सब का अध्ययन हम इस ब्रांच में करते हैं, ऑप्टिक्स। चौथी हो गई आपके पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी कहते हैं हम इसको, ऊष्मागतिकी, जिसमें हम हीट और टेम्परेचर आदि के कोरिलेशन पढ़ते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स में आ गया। और फिफ्थ जो इसका एरिया हो गया वो हो गया वाइब्रेशन एंड वेव्स, कंपन एवं तरंग। ठीक है, जिसमें हम तरंग और तरंग गतियों का अध्ययन करते हैं, तरंग कैसे संचरित होती है, कितने प्रकार की होती हैं, इन सब का अध्ययन हम वेव थ्योरी में करते हैं। तो ये आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्ट है फिजिक्स का, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें हम क्लासिकल फिजिक्स के नियम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आया आपके पास माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एरिया, इसमें आपके पास आ गया रिलेटिविटी, सेकंड हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्ड हो गया, मैं पहले लिख लेती हूँ, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लाज्मा, रिलेटिविटी। अब देखिए रिलेटिविटी क्या है, सापेक्षता जिसे कहा जाता है। इसमें हम उन पिंडों का अध्ययन करते हैं जिनकी गति प्रकाश की चाल के समतुल्य है, इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट, प्रकाश की स्पीड ऑफ द लाइट, उसके समतुल्य जिनकी गतियां हैं वो रिलेटिविटी के अंदर हम उसका अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है, नाभिक और नाभिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर आदि का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स के जो गुण हैं और जो आपके पास रेडियो, टेलीविजन, संचार के जो भी साधन हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनके बारे में हम उनके निर्माण का जो मेथड है वो सब हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स में हम सॉलिड की जो फोर्थ स्टेट मानी गई है प्लाज्मा, उसका अध्ययन यहाँ पर करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गए, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आ गए, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्वांटम फिजिक्स के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, माइक्रोफिजिक्स के अंतर्गत आ गई। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर जब हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ लॉज को ये फॉलो करता है। ठीक है, कुछ लॉज को फॉलो करता है। उससे पहले कुछ फंडामेंटल फोर्स हैं। फंडामेंटल फोर्स क्या हो गए, ऐसे फोर्स जिनके द्वारा हम दूसरे फोर्सेस का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो जो नेचर में पाए जाने वाले फंडामेंटल फोर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल फोर्स में हमारे पास फर्स्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ये एक मूल बल है। फंडामेंटल फोर्स का मतलब हो गया मूल बल, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल। ठीक है, न्यूटन ने दिया था इसको, ये आप जानते हैं, आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। ब्रह्मांड में जो भी दो द्रव्यमान हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसी फंडामेंटल फोर्स को कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो द्रव्यमान, सपोज वो m1 और m2 है, m1 और m2 आपके पास दो मास हैं और अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है तो हमारे पास इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू m1 m2, उनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा, मासेस के अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब इसको कंबाइन किया गया तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आया, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आया, Fg भी लिखते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और ये जो बल है, ये जो फोर्स है, ये अट्रैक्टिव होता है, हमेशा हमेशा आकर्षण का बल है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि ब्रह्मांड में जो दो द्रव्यमान, कोई भी दो द्रव्यमान है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ये आपके पास ये एक मार्कर है और ये बोर्ड है, इनके बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा, चाहे ये कितनी दूरी पर भी चले जाएं तो यहाँ पर क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो लॉन्ग रेंज अट्रैक्टिव फोर्स है ये, लेकिन वीकर फोर्स है, दुर्बल बल है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल जिसे कहते हैं वीकर फोर्स, वो कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये एक सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स क्या होता है बच्चों, सेंट्रल फोर्स क्या होगा, हम कह रहे हैं ना, जो मास है उनको अगर हम मिलाएं, उनके सेंटर्स को अगर हम मिलाएं तो जो लाइन बनेगी, जो फोर्स काम करेगा उनके बीच, वो इस लाइन के, इस सेंट्रल लाइन के अनुदिश होगा, इसी पर कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ये रिवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करता है, अट्रैक्टिव फोर्स है और सबसे वीकर फोर्स है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल इसे कहते हैं। और लॉन्ग रेंज, दीर्घ परास का लॉन्ग रेंज का फोर्स ये है। ठीक है, अब आपके पास दूसरा फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, दो आवेशों के मध्य ये बल लगता है, दो चार्जेस के पर ये फोर्स लगता है और दो स्थिर चार्जेस पे जो बल लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और अगर चार्जेस गतिमान है तब भी उन पर जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अगर कोई भी दो चार्ज स्टेशनरी है, स्थिर है, तो अगर वो Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस r है तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, Fe कह लीजिए इसको, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये आप आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास लेसन डेवलप होते जाएंगे वहाँ आगे पढ़ेंगे, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, और इस फोर्स को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स कैसा है बच्चों, ये इन दो चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ दीज चार्जेस। ठीक है, अगर दोनों सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं तो उनका नेचर सेम है तो उन पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
और अगर वो अपोजिट इन नेचर है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, और कैसा फोर्स है, उसकी अपेक्षा, ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा ये थोड़ा प्रबल बल है। ठीक है, ये भी सेंट्रल फोर्स है बच्चों। ये भी जो दो चार्जेस जिनके बीच ये लग रहा है उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, ये भी क्या है, रिपल्सिव और एट्रैक्टिव दोनों हो सकता है और सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तीसरा आपके पास जो फोर्स आ गया वो आ गया फंडामेंटल फोर्स है ये। ठीक है, तीसरा आ गया आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, हम सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। परमाणुओं को फिर जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि परमाणु के अंदर क्या है, एक परमाणु नाभिक और उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो उस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, ये जानते हैं हम। अब हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि अगर इसके अंदर किसी न्यूक्लियस के अंदर, किसी परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो भी होगा वो है, तो इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और हम क्या कह रहे हैं कि सेम जो चार्जेस होंगे उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो यहाँ तो प्रोटॉन भी होंगे, इनके बीच में रिपल्सन होगा, है ना। रिपल्सन होगा तो इनको बाहर आ जाना चाहिए था इस न्यूक्लियस से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब इनको न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए एक बल जरूर होगा वहाँ, उसी फोर्स को कहा गया न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियनों को उस नाभिक के अंदर व्यवस्थित कर रहा है, वो फोर्स क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। अब चूंकि ये क्या है, जो न्यूक्लियस होता है इसका जो आकार है वो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर की होता है, बहुत छोटा साइज होता है इसका। तो ये क्या है, ये शॉर्ट रेंज वाला फोर्स है। देखो ये कैसे है, इसका जो परास है, रेंज है वो कम है, लघु परास का बल है, लेकिन लघु परास का बल होने के कारण ये क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करेगा ये बल सेंट्रल लाइन की। ठीक है, ये कैसा फोर्स है, ये कैसा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और सबसे प्रबल बल है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियॉन जो है उनको बांधे रखने के लिए जरूरी होता है। एक हो गया ऐसा ही वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या कहता है, ये कुछ रेडियो एक्टिव जो परिघटनाएं होती हैं वहाँ पर ये फोर्स होता है, जैसे बीटा टी के वहाँ पर ये फोर्स होगा। ये दुर्बल बल है, ये यद्यपि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रबल है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये क्या है, दुर्बल बल है। ये भी लघु परास का बल है और ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ फंडामेंटल फोर्सेस थे जिनकी सहायता से हम प्रकृति में जो अन्य बल हैं, जो और टाइप के बल हैं, उनको एक्सप्लेन इन चार बलों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं। अब कंजर्वेशन क्या होता है, कुछ भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, अगर वो किसी कंडीशन के साथ, समय के साथ चेंज नहीं होती हैं तो वो कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो उन जो लॉज उनको फॉलो करते हैं उनको कंजर्वेशन लॉज कहते हैं। जैसे देखो, तुमने ये छोटी कक्षाओं में भी कहीं पढ़ा होगा, कंजर्वेशन लॉज जो है वो आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा आपने। अब है आपके पास कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, पहला कंजर्वेशन लॉ है आपके पास ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा
संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण क्या है? इस ब्रह्मांड की जो भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं, और ना उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं। यानी ऊर्जा का केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने टॉर्च में सेल डाला तो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसमें? लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में। यानी ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, न उत्पन्न कर सकते हैं, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाती है। यानी ब्रह्मांड का किसी भी निकाय की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा, आइसोलेटेड निकाय की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, दूसरा आपके पास हो गया आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये एनर्जी कंजर्वेशन है। ठीक है, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, ऑफ चार्जेस। ठीक है, ठीक। आवेश संरक्षण क्या कहते हैं? किसी भी आवेशित वस्तु का या आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने कांच और सिल्क को अगर हम रगड़ रहे हैं आपस में, तो कांच से कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिल्क में चले जाते हैं, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए उतने सिल्क ने ले लिए, है ना। तो आपके पास टोटल चार्ज क्या होगा? फ्रिक्शन देने से पहले और फ्रिक्शन देने के बाद टोटल चार्ज क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, नियत होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है कि हम चार्ज को भी उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, दैट इज कांस्टेंट, वो हमेशा नियत होता है। ऐसे ही आपके पास जो अगला कंजर्वेशन लॉ है वो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी संवेग क्या होता है आपके पास? P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसका जो रेखीय संवेग होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसका जो रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली चलाने से पहले का संवेग और गोली चलाने के बाद का जो संवेग होगा mv इज इक्वल टू mu इज इक्वल टू mv के बराबर होगा। ठीक है, अगर प्रारंभिक वेग u मान लिया जाए, अंतिम वेग v मान लिया जाए, तो हमारे पास क्या होगा? mu इज इक्वल टू mv होगा। यानी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में तो उसका जो रेखीय संवेग होगा वो नियत रहता है। ऐसे ही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण, इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कोणीय संवेग है यानी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम या कोई भी सिस्टम अगर घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, गति का घूर्णन गति कर रहा है और उसमें कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा है, कोई बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा है, कोई बल आघूर्ण अनुपस्थित है, तो उस समय उस सिस्टम का कोणीय संवेग, जिसको हम जनरली एल से डिफाइन करते हैं, वो क्या होगा? नियत होगा। ठीक है, ये आप आगे आगे जैसे जैसे आपके चैप्टर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कंसेप्ट वहाँ क्लियर होते चले जाएंगे 11th और 12th दोनों में, तो आगे पढ़ेंगे आप। तो ये सब कुछ था कि फिज़िक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस को वो फॉलो करता है, कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करता है, कितनी ब्रांचेज होती हैं। इट्स ऑल अबाउट योर फिजिक्स. So stay connected for the next topics. Thank you.